हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बोरॉन फैमिली को कंप्लीट वन शॉट कवर करने वाले हैं जेई एज वेल एज नीट के लिए। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वन शॉट सीरीज़ जो नीट एज वेल एज जेई के सिलेबस के अंदर है केमिस्ट्री के अंदर उसको हमने कवर कर रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है एक बार आप उसको ज़रूर रेफ़र करें। आप लोगों का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा बिकॉज एक एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट है उन हर एक टॉपिक को मैंने हर चैप्टर के अंदर रिवाइज करवाया है। कोई भी टॉपिक मैंने बच्चों स्किप नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रिवीजन किया है एक बार रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। इवन जो जो बच्चे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं इवन अगर वो भी रिवाइज करेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज हर एक पॉइंट जो चैप्टर के अंदर है उन सभी चीज़ों को मैंने प्रॉपर ढंग से रिवाइज करवाया है। तो आज बच्चों हम एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले इनऑर्गेनिक में मैंने एस ब्लॉक कंप्लीट आप लोगों को रिवाइज करवा दिया था और आज के इस लेक्चर के अंदर जो पी ब्लॉक है उस पे ग्रुप नंबर 13 को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 13 को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज़ बोरॉन फैमिली। तो बेसिकली आज का पूरा जो फोकस हमारा होगा बोरॉन फैमिली के ऊपर होगा। कहाँ कहाँ पे आपको याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर कहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है, हर एक पॉइंट में इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रुप 13 विच इज़ बोरॉन फैमिली इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे बोरॉन फैमिली के अंदर बच्चों एलिमेंट है कौन कौन से। तो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इनको याद कैसे रखना है, तो इनको याद रखने का एक सीक्वेंस है जिसका ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैगन आलू गाजर इन थैला। आप इस सीक्वेंस से इस सारे एलिमेंट के सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है उन सभी को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में इंक्लूड किया है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में बच्चों क्या होता है, यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप से बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है जो एटॉमिक साइज होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन बोरॉन फैमिली में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस है और उसी एक्सेप्शंस की वजह से बोरॉन फैमिली हमारा इनऑर्गेनिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस काफ़ी तरह के फ्रेम कर लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए बोरॉन फैमिली जो है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में। तो एटॉमिक रेडिया यहाँ पे एक्सेप्शन है बोरॉन फैमिली के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है गैलियम एज वेल एज एल्यूमिनियम को। एक्सपेक्ट किया जाता है कि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होना चाहिए, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे गैलियम का साइज छोटा है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। और रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों, गैलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो गैलियम के अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो डी का जो शील्डिंग पावर होता है वो काफ़ी पुअर होता है। एंड पुअर शील्डिंग मिलने की वजह से क्या होगा बच्चों, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा और जब वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा तो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके साइज़ के बारे में उससे उसका साइज़ यूजुअली क्या होता है छोटा हो जाता है। तो अगर रीज़न कभी कोई पूछ ले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गैलियम के अंदर जो डी में इलेक्ट्रॉन है उस डी के इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग पावर होता है वो काफ़ी पुअर होता है एंड उसी पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम का जो साइज़ होता है बच्चों जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उससे छोटा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आयनिक रेडियाई है। देखिए बच्चों आयनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें जो बोरॉन के एलिमेंट्स बनाते, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स बनाते हैं दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर आयनिक रेडियाई को कंपेयर करूं तो आयनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप से बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है जो आयनिक रेडियाई होता है उसके साइज बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा आयनिक रेडियाई में
हम किस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो थैलियम +3 में सबसे लार्जर होगा, उससे छोटा होगा इंडियम +3, उससे छोटा होगा गैलियम +3, उससे छोटा होगा एल्यूमिनियम +3 और सबसे छोटा यहाँ पे बोरॉन +3 होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इसके वैल्यू को याद रख लीजिए, काफ़ी सिंपल है इसको याद रखना। देखिए बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू आपको 2 याद रखना है। एंड बोरॉन के बाद थैलियम होता है, थैलियम का 1.8 है, और उसके बाद बाकी जो एलिमेंट है इंडियम गैलियम एल्यूमिनियम उसमें 0.1 रिड्यूस करते जाइए। तो जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, बोरॉन का 2 हो गया, थैलियम का 1.8, उसके बाद इंडियम का 1.7, गैलियम का 1.6, एल्यूमिनियम का 1.5। मतलब आपको थैलियम से एल्यूमिनियम में क्या करना है, 0.1 रिड्यूस करते रहना है। नेक्स्ट है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये 3 चीज़ों जो है बच्चों यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम से पहले। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी बच्चों यहाँ पे यूजुअली ट्रेंड कैसा होना चाहिए, टॉप से बॉटम जाने पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइज आपका बड़ा होता जाता है। एंड साइज अगर बढ़ेगा बच्चों तो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। एंड जब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी हमें कम देनी पड़ती है। मतलब हम कहेंगे कि टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए। बट बोरॉन फैमिली में फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन है, और उसी एक्सेप्शंस को अब आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, बोरॉन का तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज। आफ्टर दैट थैलियम का, देन गैलियम का होता है, देन एल्यूमिनियम का एंड देन इंडियम का। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, इस ट्रिक को अगर आप याद रख लेंगे बच्चों तो आप लोग सीक्वेंस कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या है, बेंटली गया अल्बेनिया एंड इंडिया, अल्बेनिया एंड इंडिया, एंड यहाँ पे जस्ट इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है बच्चों। अब यहाँ पे जो मैंने लेटर हाईलाइट किए हैं ये सारे क्या है बच्चों, यहाँ पे एलिमेंट के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बोरॉन को, Tl यहाँ पे थैलियम को, Ga यहाँ पे गैलियम को, Al यहाँ पे एल्यूमिनियम को, और In यहाँ पे इंडिया को। तो बेसिकली अगर एक दो बार ये सेंटेंस आप याद रखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देन अगर बात करें बच्चों डेंसिटी की, तो डेंसिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, तो क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी कम ही रहेगी यहाँ पे। यूजुअली डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। टॉप से बॉटम जब जाते हैं बच्चों तो मास बढ़ता जाता है एंड वॉल्यूम भी बढ़ती जाती है, बट इंक्रीज इन मास इज मोर प्रीडोमिनेंट ओवर इंक्रीज इन वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ विच जो हमारी डेंसिटी होती है वो टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी आप एक्सपेक्ट करेंगे थैलियम का, उससे कम होगा इंडियम का, फिर उससे कम होगा गैलियम का, देन एल्यूमिनियम का, और सबसे लेस डेंसर कौन सा एलिमेंट है बच्चों, बोरॉन है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में डिस्कस कर ली, उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है स्लाइड में सभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं इनके 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 एंड +3। यही हमारा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, बोरॉन ड्यू टू इस स्मॉल साइज इस हाईएस्ट, इस फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी आर वेरी लार्ज एंड बिकॉज ऑफ विच बोरॉन कभी भी +3 आयन नहीं बनाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बोरॉन अपने ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट है, तो छोटे एलिमेंट की वजह से उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखा क्या गया है
कि जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होता है बोरॉन के केस में वो काफ़ी हाई होता है। तो इस वजह से बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बोरॉन को +3 में कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि बोरॉन कभी भी +3 आयन को फॉर्म नहीं करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? Boron and aluminium shows only +3 oxidation state but others show +1 and +3 oxidation states। मतलब बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड बच्चों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो कॉमनली +1 या फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही मिलते हैं। बट जो रेस्ट अदर एलिमेंट है गैलियम से लेके थैलियम, इनके कंपाउंड आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी होते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी मिलते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है। एंड द रीज़न इज actually due to inert pair effect. This is very important line. So always remember top से bottom जाने पे +3 की स्टेबिलिटी कम होगी और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद सपोज ये हमारा आउटर शेल है बच्चों। आउटर शेल से पहले वाला जो शेल होता है इसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं और उसके भी अंदर वाला जो शेल होता है इसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा 6th शेल है, ये हमारा 5th हुआ, ये हमारा 4th हुआ। तो 6th शेल अगर हमारा आउटर शेल होगा तो 5th शेल हमारा बच्चों पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा एंड 4th शेल हमारा एंटी पेनल्टीमेट शेल कहलाएगा। अगर मैं थैलियम की ही बात करूं तो थैलियम के केस में क्या होता है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2 Np1, राइट। और थैलियम आपका कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बच्चों? तो थैलियम आपका 6th पीरियड से बिलोंग करता है। तो इसलिए जो 6th वाला शेल है थैलियम के केस में, उसके अंदर 6s में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर वाला जो शेल है 5, उसके अंदर 5d होता है और 5d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है थैलियम के केस में। एंड उसके अंदर वाला जो शेल है जिसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसके अंदर 4f के पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके थैलियम के अंदर होते हैं पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट एंड आउटर शेल के अंदर। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो अंदर वाले जो शेल्स हैं किसकी बात मैं कर रही हूँ? ये जो पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स है डी या फिर एफ के। अब डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग पावर काफ़ी पुअर होता है। तो शील्डिंग पावर पुअर होने की वजह से क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, उसको बहुत ही पुअर शील्डिंग ऑफर करेंगे। पुअर शील्डिंग ऑफर होने की वजह से क्या होगा, ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे ये भी देखिए कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक तो 6s का इलेक्ट्रॉन है और एक 6p का इलेक्ट्रॉन है। 6s का इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, 6p का भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है डी एंड एफ के, इनकी वजह से उनको शील्डिंग काफ़ी कम मिल रही है, बहुत पुअर शील्डिंग मिल रही है। तो पुअर शील्डिंग मिलने की वजह से सारे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा फील करना शुरू करेंगे। बट कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पे बच्चों जो आउटर शेल में एक तो 6s का इलेक्ट्रॉन है और एक आपका 6p का इलेक्ट्रॉन है। s और p में पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा होता है? तो पेनिट्रेशन पावर बच्चों s के इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। अगर पेनिट्रेशन पावर s के इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है तो s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ काफ़ी टाइटली हेल्ड होगा, मतलब s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ काफ़ी टाइटली बाउंडेड होगा। इस वजह से जो बाहर का s इलेक्ट्रॉन है वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। किस केस में बच्चों? थैलियम के केस में। और यही रीज़न है कि जब बाहर वाला 6s इलेक्ट्रॉन थैलियम के केस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले पाएगा? 6p का इलेक्ट्रॉन। और
6p का इलेक्ट्रॉन अगर से पार्ट लेता है तो थैलियम बच्चों कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा। तो +1 की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों वो थैलियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहीं ज़्यादा होती है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है बच्चों, जो आउटर शेल का s इलेक्ट्रॉन होता है हेवी एलिमेंट के केस में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफर्ड बाय द D and F electron which are occupied in the penultimate and anti-penultimate shell। इसी वजह से यहाँ पे क्या हमने देखा बच्चों, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। एंड ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों, मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ आप लोगों को। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर s का इलेक्ट्रॉन, कौन से s का इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला शेल जो आउटर शेल है उसके s के इलेक्ट्रॉन जब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेना बंद कर देता है, उसी वजह से क्या होती है, जो हेवी एलिमेंट होती है उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट हमेशा कम दिखता है। जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन हेवी एलिमेंट के अंदर +3 से 2 यूनिट लेस विच इज +1, ये आपका ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट अभी जस्ट मैंने कहा, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम, मतलब बोरॉन +3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और थैलियम +3 में सबसे अनस्टेबल होगा। बट अगर मैं +1 की बात करूं तो रिवर्स हो जाएगा, +1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा थैलियम और सबसे कम स्टेबल आपका होगा बोरॉन। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिएगा, इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट आपका बोरॉन फैमिली का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये लाइन भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, एक बोरॉन का ही कंपाउंड लिया है मैंने BF3। अब अगर BF3 के अंदर बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो कितना होगा, +3। अब आप यहाँ पे देखिए बोरॉन कितने बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। एंड 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मतलब ये डेफिशिएंट होगा और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, लुईस एसिड की तरह। तो इसीलिए ये जो लुईस एसिड होती है ना, ये हमेशा क्या करती है, किसी लुईस बेस के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है। क्योंकि लुईस एसिड हम किसको कहते हैं बच्चों, लोन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो। तो ये लुईस एसिड जो बच्चों BF3 है, ये क्या करता है, अमोनिया के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, डेटी बॉन्ड बनता है, जहां पे अमोनिया के पास आप देख सकते हैं एक लोन पेयर है और बोरॉन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखा है, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। उसी वैकेंट ऑर्बिटल में अमोनिया क्या करता है, अपना लोन पेयर को ट्रांसफर करता है और बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में एक डेटी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उस डेटी बॉन्ड के अंदर बच्चों डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो डोनर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर एटम कौन है, बोरॉन, तो एक्सेप्टर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर। जो AlCl3 है बच्चों, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के पास भी 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब है ये भी डेफिशिएंट है। तो ये अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब 2 AlCl3 के यूनिट क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन करके Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्पेशली इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होती है और बॉन्ड लेंथ होती है, वो काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है।
और आप लोग नीट वाले स्टूडेंट्स जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि AlCl3 जो होता है बच्चों, ये आपका अपने आप को स्टेबिलिटी किस तरह से ऑफर करके देता है, बाय फॉर्मिंग डाइमर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। यहाँ पे बच्चों बोरॉन के 4 हैलाइड हमने ले रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बोरॉन के 4 हैलाइड हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारा बोरॉन है, जैसे सबसे पहले BF3 है, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3, उसके बाद Bi3 है। हर जगह पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 बॉन्ड का मतलब है कि बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये थोड़ा बहुत क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है। और बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे BF3 की ही बात करें तो फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, और बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। इस वैकेंट ऑर्बिटल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बैक डोनेट हो जाता है। और बैक डोनेट होने की वजह से बोरॉन की डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी बच्चों कम हो रही है, इसका मतलब इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर है ये डिक्रीज हो रहा है। लुईस एसिड कैरेक्टर का मतलब क्या है, लुईस एसिड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, अगर उसको लुईस एसिड कहा जा रहा है, तो अगर उसके डेफिशिएंसी को कम करते जाओगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो जहां पे बोरॉन को, जो सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन है इन चारों हैलाइड में बच्चों, अगर उस बोरॉन को हैलोजन का बैक डोनेशन बहुत आसानी से मिल पा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो बोरॉन का लुईस एसिडिक कैरेक्टर होगा वो काफी कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको आप याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो हर जगह पे बोरॉन आपका सेंट्रल एलिमेंट है। सॉरी, बोरॉन हमारा सेंट्रल एलिमेंट है। बोरॉन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड से। तो बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल बच्चों केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, ये बैक डोनेशन में पार्ट ले रहा है, 2p ऑर्बिटल, राइट। अब यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका भी 2p ऑर्बिटल ही होगा। क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसका कौन सा ऑर्बिटल बैक डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बैक बॉन्डिंग में उसका 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि जैसे जैसे p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस ऑर्बिटल के साइज भी बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑर्बिटल के साइज अगर बढ़ते जाएंगे तो ओवरलैपिंग आपकी क्या होगी, अनइफेक्टिव होगी, मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग इफेक्टिव कब होती है, जब ऑर्बिटल के साइज कंपेरेबल होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो 2p और 2p है उसके बीच में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि 2p ऑफ बोरॉन एंड 2p ऑफ फ्लोरीन दोनों के साइज कंपेरेबल है। कंपेरेबल साइज होगी तो ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छी होगी, एंड ओवरलैपिंग अगर अच्छी होगी बच्चों तो बैक बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत बनेगा। और बैक बॉन्डिंग अगर मजबूत बनेगा बच्चों, तो इसका मतलब बोरॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसी तरह से देखिए, जैसे जैसे हम हैलोजन का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जा रहा है। एंड ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो कार्बन के, सॉरी, बोरॉन के 2p ऑर्बिटल के साथ उसकी ओवरलैपिंग भी पुअर होती चली जाएगी। तो सबसे अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रहा है बच्चों, जब 2p एंड 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। और सबसे पुअर कहाँ पे हो रहा है, जब 2p एंड 5p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे BF3 में, देन आप कहेंगे BCl3, उससे कम आपका BBr3, और सबसे पुअर बैक बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है बच्चों, Bi3। अब आप लॉजिक लगाइए कि अगर यहाँ पे अच्छा बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो बोरॉन को काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फ्लोरीन के लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में जा रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है। लेकिन जहाँ पे ओवरलैपिंग आपकी पुअर होगी बच्चों, वहाँ पे आयोडीन का जो लोन पेयर है वो इफेक्टिवली बोरॉन को नहीं मिल पाएगा, मतलब इसकी डेफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। इसके पास डेफिशिएंसी अभी भी सबसे ज़्यादा है इन चारों में। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर भी उसका ज़्यादा होगा। तो ये सीक्वेंस हमारा बैक बॉन्डिंग का है, और इसका जस्ट रिवर्स सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, ताकि आप लोग कभी भी इस कंसेप्ट को भूलें ना।
नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एयर के साथ रिएक्टिविटी कैसे दिखाता है ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स, उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो एयर के साथ तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। इवन एल्यूमिनियम की भी अगर बात करें बच्चों, तो एल्यूमिनियम भी अगर आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो यूजुअली वो एयर के प्रेजेंस में अपने सरफेस पे क्या करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। किस लेयर का फॉर्मेशन करता है, अपने ऑक्साइड के लेयर का। तो जैसे एल्यूमिनियम को एयर के प्रेजेंस में डालोगे, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो ये अपने सरफेस पे क्या करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है, और उसी लेयर के बनने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम और बोरॉन को एमॉर्फस फॉर्म में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बोरॉन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बोरॉन ऑक्साइड बनाता है, और बोरॉन अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। इन अ सिमिलर वे एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। बट ये रिएक्टिविटी किस कंडीशन में होती है बच्चों, जब ये एमॉर्फस फॉर्म में होती हैं। अब ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है, बहुत सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है बच्चों, याद कैसे रखेंगे देखिए। सपोज मैं एलिमेंट को ई से इंडिकेट कर रही हूँ, ये ई क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13। अब इसका वैलेंसी कितना होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3। कैसे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, कंपाउंड आपका E2O3 टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपका B2O3 बनाएगा, अगर एल्यूमिनियम होगा तो Al2O3 बनाएगा, गैलियम होगा तो Ga2O3 बनाएगा, इंडियम In2O3, थैलियम आपका Tl2O3 बनाता है। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम के अंदर काफ़ी अनस्टेबल होती है, इसलिए थैलियम बच्चों +3 के जगह पे +1 ऑक्साइड को बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है, इसीलिए Tl2O का फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है इंस्टेड ऑफ Tl2O3 का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन अभी जस्ट मैंने बताया कि बोरॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बोरॉन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके बोरॉन नाइट्राइड, और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो एलिमेंट की वैलेंसी E है, एलिमेंट की वैलेंसी यहाँ पे 3 है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है, तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे कंपाउंड का क्या बनेगा बच्चों, En। और ध्यान रखिए ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ही बस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये जो पॉइंट है इनको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार आप लोगों के आ चुके हैं। स्पेशली मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे एक कॉलम में आपको ऑक्साइड दिया होगा, दूसरे कॉलम में आपको उसके नेचर के बारे में दिया होगा, और आपको मैच करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो इनके नेचर ध्यान में रखिएगा बच्चों। बोरॉन ऑक्साइड जो हमारा होता है ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, वीकली एसिडिक होता है, क्योंकि बोरॉन की नॉन मेटालिक कैरेक्टर काफ़ी कम होती है, तो इसलिए वीकली एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। एंड उसके बाद इंडियम और थैलियम की अगर बात करें तो इसके ऑक्साइड बच्चों यूजुअली बेसिक होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पर बच्चों क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगी तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आएंगे बेसिक नेचर जो होगा ऑक्साइड का वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए जब बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे मेटालिक नेचर अगर टॉप से बॉटम इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट का, तो बेसिक नेचर जो होगा उनके ऑक्साइड का या फिर उनके हाइड्रोक्साइड का वो भी क्या होगा बच्चों, टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अफेक्टेड विथ एयर। एयर के साथ गैलियम और इंडियम का कोई भी रिएक्शन नहीं ज़्यादातर देखा गया है। मतलब मोस्ट कॉमनली रिएक्शन कौन करते हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम करते हैं, बट उसका
कब करते हैं? जब वो अपने एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं, नॉट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। तो देखिए बच्चों, जो बोरॉन होता है ना, उन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं देखा गया है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के अंदर क्या क्या आता है? डाइल्यूट HNO3 आप ले सकते हो, डाइल्यूट HCl ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो। इनके साथ आपका बोरॉन का केमिकल रिएक्शन नहीं देखा गया है। बोरॉन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जैसे बोरॉन का रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दें, या फिर बोरॉन का रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दें, तो इनके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। तो बोरॉन अगर बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है और साथ साथ में NO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड मिलती है और साथ साथ में SO2 गैस का प्रोडक्शन होता है। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और तीसरा पॉइंट काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों, ये कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट बिकम पैसिव इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन अगर हम HNO3 को छोड़ दें तो बाकी एसिड के साथ एल्यूमिनियम आपका रिएक्ट कर जाता है। जैसे अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो एल्यूमिनियम यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। नाउ यहाँ पे जस्ट जो ऊपर मैंने एक लाइन बताई थी कि टॉप से बॉटम जाने पे बेसिक नेचर जो होती है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वो बढ़ती है, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक नेचर जो होता है एलिमेंट का ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा बोरॉन का हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स ले रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? बोरॉन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थैलियम का। एक्चुअली में बोरॉन का जो हाइड्रोक्साइड है ये एक्चुअली में एसिडिक होता है। इसको आगे जाके हम सीखेंगे भी, इसको पढ़ेंगे भी। इसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। इट इज़ अ लुईस एसिड। तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्चुअली में एसिडिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है और गैलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, ये एम्फोटेरिक होता है। जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, गैलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी आपके एम्फोटेरिक होते हैं। उसी तरह से गैलियम और एल्यूमिनियम के अगर हाइड्रोक्साइड्स की बात करें ये भी हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। और अगर इंडियम और थैलियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें या फिर उनके ऑक्साइड की बात करें, ये आपके क्या होते हैं बच्चों? बेसिक नेचर के होते हैं। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर आपकी क्या हो रही है बच्चों? बेसिक कैरेक्टर बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस, इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनका नेचर क्या है। यहाँ से क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों एल्कली के साथ, तो एल्कली के साथ किस तरह से रिएक्टिविटी आपका ये एलिमेंट दिखाता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, NaOH के ऊपर ही क्वेश्चंस आप लोगों के NCERT में दिए गए हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इन तीनों का रिएक्शन NaOH के साथ देखा गया है। लेकिन इंडियम और थैलियम ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा इंडियम और थैलियम है इनका कोई रिएक्शन NaOH के साथ नहीं देखा गया है। बोरॉन आपका NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटाबोरेट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। एल्यूमिनियम भी बच्चों सिमिलर टाइप का कंपाउंड बनाएगा, जस्ट बी के जगह पे Al को लगा दीजिए। और गैलियम भी सिमिलर टाइप का कंपाउंड बनाएगा, जस्ट आप Al के जगह पे Ga लगा दीजिए। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इसी तरह से एल्यूमिनियम के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसी तरह से अगर हम गैलियम वाले कंपाउंड की बात करें तो हम इसको कहते हैं सोडियम मेटा गैलेट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों,
इन तीनों को हम इस नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जस्ट आपको ये बोरॉन लिखना है यहाँ पे बोरॉन के केस में। उसके बाद एल्यूमिनियम के जगह पे आप यहाँ पे बी को Al से रिप्लेस कर दीजिए और गैलियम के अंदर Ga से रिप्लेस कर दीजिए। और ये बस ध्यान में रखिएगा, इंडियम और थैलियम आपका NaOH के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ ये किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं? तो बच्चों अभी हमने बोला कि एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, हैलोजन की वैलेंसी 1 है, तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला यहाँ पे किस तरह का बनेगा? EX3 टाइप का। तो कंपाउंड आपका यहाँ पे EX3 टाइप का बनेगा, जहाँ पे X आपके क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। और E क्या क्या हो सकता है बच्चों? बोरॉन से लेके थैलियम हो सकता है। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है NCERT का, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन, सभी एलिमेंट बच्चों हैलोजन के साथ कंबाइन करके अपना हैलाइड बनाते हैं। एक एक्सेप्शन है TlI3 का, जो थैलियम आयोडाइड है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसके एग्जिस्टेंस ना होने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है। TlI3 के अंदर बच्चों जो आयोडीन है ये एक्चुअली में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आई होता है वो काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? कंपाउंड को रिड्यूस कर देना। तो TlI3 जो है ना बच्चों, ये एक्चुअली में क्या होता है, इस कंपाउंड के अंदर जो आई है वो अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये थैलियम को +3 से रिड्यूस करके थैलियम को +1 में पहुंचा देगा। और +1 में जाके थैलियम आपका TlI टाइप का कंपाउंड बनाएगा और 2 आई यहाँ से लॉस हो जाएंगे I2 के फॉर्म में। मतलब आई ने क्या किया बच्चों? थैलियम को +3 से +1 में रिड्यूस कर दिया और खुद का इसने क्या किया? ऑक्सीडेशन कर दिया -1 से 0 में। मतलब आई यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है और अपना अपना करस्पॉन्डिंग हैलाइड बनाता है। एक्सेप्शन इज TlI3। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इन नोट्स के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं। सबसे पहले, बोरॉन और सिलिकॉन एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो कभी कभार आ जाता है डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से पेयर आपके शो करते हैं। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसके ऊपर भी रिसेंटली पिछले 5-6 सालों में काफ़ी बार क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पॉइंट क्या है कि जो बोरॉन है बच्चों, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स को नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड। और बोरॉन की बच्चों मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। क्यों? क्योंकि बोरॉन बच्चों सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। एंड सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होता है? 2s एंड 2p। तो 2s के पास है 1 ऑर्बिटल, 2p के पास है 3 ऑर्बिटल। तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल है उसके पास? 4 ऑर्बिटल। और अगर 4 ऑर्बिटल है तो इसका मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो बोरॉन बच्चों 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड अगर आपको ऑप्शन में दिखे ना जहां बोरॉन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो, समझ लेना वो कंपाउंड आपका बोरॉन का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनके वैलेंस शेल में क्या होता है? उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। एंड जब वैकेंट डी ऑर्बिटल किसी भी एलिमेंट के पास होते हैं तो उनके पास अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होती है। मतलब वो अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की ही बात करूं बच्चों, तो एल्यूमिनियम आपका कहाँ से बिलोंग करता है? थर्ड पीरियड से। एंड थर्ड पीरियड के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होती है। तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल के आ जाने से क्या होता है? एलिमेंट अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब उसके पास 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता आ जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज बोरैक्स, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के काफ़ी बार चांस होती हैं। बोरैक्स को एक और नाम से जाना जाता है टिंकल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2B4O7.10H2O। बट डोंट गेट कंफ्यूज बाय सीइंग दिस 10 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है इसका ये मतलब नहीं है कि बोरैक्स में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके प्रूव करके आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दूंगी। सबसे पहले
प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड को एक बार जरूर आप लोग बच्चों एग्जाम में जाने से पहले ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम नहीं सोचते हैं, वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो हमें कोई भी पॉइंट को स्किप करके नहीं जाना है। आप एक दो बार इस वीडियो को देखते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। यही खासियत होती है वन शॉट सीरीज़ की, कि अगर आप नहीं कुछ चीज़ें आपको याद हो रही हैं, आप अगर उस चीज़ को बार बार सुनेंगे तो आपको आराम से वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो अगर एक बार में नहीं आपको समझ में आया, एक बार में नहीं याद हो रहा है, आप 2-3 बार देखिए। जब 2-3 बार देखेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड बच्चों बोरैक्स का क्या है। तो बोरैक्स को बनाने का दो मेथड यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है बच्चों ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं और तब जाके यहाँ पे बोरैक्स का फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरा मेथड होता है बच्चों CA2B6O11। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ओर होता है बोरॉन का, जिसको हम कोल्मनाइट कहते हैं। तो कोल्मनाइट और जो होता है उस और का भी रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है बोरैक्स, और बोरैक्स के साथ यहाँ पे मिलता है सोडियम मेटाबोरेट। और इस सोडियम मेटाबोरेट के अंदर बच्चों जब हम एक्सेस ऑफ CO2 को पास करते हैं, तो एक्सेस ऑफ CO2 को पास करने से दोबारा से ये जो कंपाउंड है हमारा, ये बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे दो मेथड है बनाने के। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बच्चों 2-3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर याद रखना कैसे है उसका मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ, ताकि आप एग्जाम में ना भूलें। देखिए बच्चों, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला है। करना क्या, आप 4 बोरॉन लिख दो कुछ इस तरह से, और फिर एक एक ऑक्सीजन सभी बोरॉन के बीच में लगा दो और सभी को सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो। और एक बोरॉन को क्या करो बच्चों, बीच में लिखो और उसको किसी 2 बोरॉन से कनेक्ट कर दो, और जितने भी बोरॉन है उन सभी बोरॉन पे एक एक OH लगा देना। ये हमारा अंदर वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद बाहर क्या लिखना है, 2 सोडियम। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4। अगर बच्चों यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, 10H2 मतलब 20 हाइड्रोजन। बट 20 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो अगर 4 हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिया तो कितने हाइड्रोजन बचे अब आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे बचे सिर्फ 16 हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन का मतलब कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, सिर्फ 8H2O हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बोरैक्स के अंदर एक्चुअली में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं बच्चों, सिर्फ 8H2O होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभार क्या करते हैं जल्दबाजी में जो फॉर्मूला के अंदर 10H2O देखेंगे वही समझ जाते हैं कि इतने ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें टोटल 8H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये आप लोगों को सिखा दिया। अब इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी बोरॉन है बच्चों, यहाँ पे टोटल 4 बोरॉन है। चारों बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ध्यान रखिएगा +3 होता है। ऑल बोरॉन आर प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 2 होता है। इस कंपाउंड की वैलेंसी फैक्टर 2 है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2Na+ है और यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -2 होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज आप ले सकते हैं या तो आप नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर विल बी 2। नंबर ऑफ BOB बॉन्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो BOB बॉन्ड कितने होंगे इसको काउंट कर लीजिए। तो टोटल आपके पास BOB बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 5 बॉन्ड है। तो 5 बॉन्ड हमारे पास BOB के हैं। नंबर ऑफ BO बॉन्ड कितने होंगे तो इसको काउंट कर लीजिए। जितने जहाँ जहाँ पे BO बॉन्ड है सिर्फ उन्हीं को काउंट
कर लीजिए। इस तरह से नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड आपको 14 मिलेगा। नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन ब्रिज में है, मतलब दो एटम के बीच में है, तो टोटल यहाँ पे आप 5 ऑक्सीजन को देखेंगे जो किसी दो बोरॉन के बीच में आपको दिखेगा। एंड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं बच्चों, 8 है। और ये ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 4 बोरॉन एटम, 2 बोरॉन बच्चों sp2 में है एंड 2 बोरॉन यहाँ पे sp3 में है। अगर मैं इस बोरॉन की बात करूं तो ये बोरॉन देखिए बच्चों सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब इसका स्टेरिक नंबर है 3, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला जो बोरॉन है जो 4 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो 4 बॉन्ड बना रहा है उसका स्टेरिक नंबर है 4, स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3 हो गया। तो 2 बोरॉन यहाँ पे sp2 वाले हैं बच्चों और 2 बोरॉन यहाँ पे sp3 वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोरैक्स के अंदर ही बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। दिस टेस्ट इज नोन एज बोरैक्स बीड टेस्ट। तो बोरैक्स बीड टेस्ट में एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले हम बोरैक्स लेते हैं तो Na2B4O B4O7.10H2O, ये हमारा बोरैक्स है। इस बोरैक्स को सबसे पहले हम बच्चों हीट करते हैं। जब नॉर्मली हीटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये आपका एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप इसको हीट करोगे ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके इनिशियली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ इसको फर्दर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा। जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं ना, तो हीट करने से क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होके ग्लास जैसा अपीयरेंस देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का एक अपीयरेंस होता है। मतलब जब हम इस एनहाइड्रस फॉर्म को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हीट करके क्या होता है, ये कंप्लीटली पहले मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाता है जो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होके क्या करता है, ग्लास जैसा यहाँ पे अपीयरेंस दिखाता है। एग्जैक्टली इस तरह का अपीयरेंस दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लासी बीड कहते हैं। दिस इज नोन एज ग्लासी बीड। इसी ग्लासी बीड के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों, जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होता है उसको रख के और उसको फ्लेम के अंदर डालते हैं। फ्लेम के अंदर जब हम डालते हैं ना तो हमें एक स्पेसिफिक कलर मिलता है डिपेंडिंग अपॉन किस मेटल के ऑक्साइड को आप यहाँ पे टेस्टिंग में डाल रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिशन मेटल नेचर, यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर को दिखाते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो कलर आपको दिखता है ये किस कंपाउंड के बनने की वजह से दिखता है। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा NaBO2 प्लस B2O3 है जिसको हम ग्लासी बीड कहते हैं, इसके अंदर जो B2O3 है जिसको हम बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं बच्चों, ये बोरिक एनहाइड्राइड क्या करता है, मेटल के ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है। किस मेटल के ऑक्साइड के साथ, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड के साथ जब B2O3 विच इज बोरिक एनहाइड्राइड जब रिएक्ट करता है ना तो यहाँ पे कंपाउंड बनाता है। इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखना है आपको, MbO2 होल ट्वाइस। यहाँ पे कितने बोरॉन है, 2 बोरॉन, और कितने ऑक्सीजन टोटल हो गए, 4 ऑक्सीजन। तो 2 बोरॉन, 4 ऑक्सीजन और 1 मेटल। इस कंपाउंड को हम कहते हैं मेटल मेटाबोरेट। दिस इज नोन एज मेटल मेटाबोरेट। अगर ये टाइटेनियम हुआ यहाँ पे मेटल आपका तो टाइटेनियम मेटाबोरेट लिखोगे, क्रोमियम हुआ तो क्रोमियम मेटाबोरेट लिखोगे, मैंगनीज हुआ तो मैंगनीज मेटाबोरेट लिखोगे, कोबाल्ट हुआ तो कोबाल्ट मेटाबोरेट लिखोगे। तो इन जनरल बच्चों किस तरह की केमिकल रिएक्शन होगी ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। ये जनरल फॉर्मूला है हमारे ऑक्साइड के कंपाउंड का, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम B2O3 के साथ कराते हैं, मतलब ये जो ग्लासी बीड यहाँ पे बना है इसके ऊपर ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड को रखा जाता है और उसके बाद उसको क्या किया जाता है बच्चों, फ्लेम के अंदर डाला जाता है। और फ्लेम के अंदर डालने से ही आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो अलग अलग तरह की कलर को दिखाती है। तो यहाँ पे अगर कोबाल्ट को हम डालेंगे ना फ्लेम के अंदर तो कोबाल्ट आपका यहाँ पे किस तरह का कंपाउंड बना देगा, COBO2 होल ट्वाइस, जिसको कोबाल्ट मेटाबोरेट कहा जाएगा। और इसका जो कलर होता है बच्चों ये ब्लू कलर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इस टेबल को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस टेबल के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन लिए हैं और इन आयन का जो यहाँ पे बोरेक्स बीट टेस्ट होता है उसमें ये किस तरह के कलर दिखाते हैं उसको यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है मैंने।
बट ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब ऑक्साइड है। जैसे यहाँ पे टाइटेनियम आपका क्या है, TiO है, मतलब जस्ट मैंने मेटल आयन कंसिडर किया है। यहाँ पे निकल NiO के फॉर्म में है, मैंगनीज MnO के फॉर्म में है, क्रोमियम CrO के फॉर्म में है, कॉपर CuO के फॉर्म में है, आयरन FeO के फॉर्म में, सारे मेटल ऑक्साइड है बच्चों। इन मेटल ऑक्साइड का अगर हम कलर की बात करें तो जैसे ऊपर हमने क्या कहा, जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड आपका ब्लू कलर को दिखाता है बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर, टाइटेनियम आपका येलो कलर दिखाता है, निकल आपका वायलेट कलर दिखाता है, मैंगनीज पिंक कलर दिखाता है, क्रोमियम आपका ब्लू ग्रीन कलर दिखाता है, कॉपर का ऑक्साइड आपका ब्लू कलर दिखाता है, और आयरन जो है ये आपका येलो ब्राउन कलर दिखाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो है वो किस तरह के कलर आपके शो करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर, उसकी बात हमने यहाँ पे की। नेक्स्ट लाइन, अगेन दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे PDF के अंदर बच्चों जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है उस सारे पॉइंट्स आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर एक बार में आप लोगों को ना याद हो कोई चीज़ तो आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए, ताकि आप एक ही चीज़ बार बार ध्यान देंगे, एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में ग्रास्प हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज बेसिक इन नेचर। मतलब बोरैक्स को जब पानी में डाल के उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है बच्चों, एक्चुअली में वो बेसिक होता है। तो क्यों होता है उसको हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली में जब बोरैक्स का बच्चों पानी के साथ रिएक्शन होता है ना, मतलब जैसे बोरैक्स को पानी में डालोगे, बोरैक्स पानी में जाने के बाद यहाँ पे NaOH और ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड जो है बच्चों ये एक वीक एसिड होता है, लेकिन NaOH हमारा क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड है और एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोल्यूशन का नेचर डिसाइड कौन करेगा, सोल्यूशन का नेचर डिसाइड करता है स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट। तो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट हमारा कौन है, बेस। तो इसीलिए सोल्यूशन का नेचर कैसा हो गया बच्चों, बेसिक हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा बोरैक्स होता है उसका एक्वा सोल्यूशन बेसिक होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज H3BO3, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आप यहाँ पे H3BO3 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बोरॉन के पास 3 OH ग्रुप है। यहाँ पे इसके दो इंपॉर्टेंस मैंने लिखे हैं, दो यूज लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों यूज के ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑर्थोबोरिक एसिड होती है बच्चों ये आपकी एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करती है। दूसरा H3BO3 जो आपका होता है बच्चों, ये नॉर्मल वाटर में तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हॉट वाटर के अंदर इसको डाल दिया जाए तो ये हाईली सॉल्युबल हो जाता है। तीसरी बार इसका जो वाटर सोल्यूशन होता है ये आई वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। एंड चौथा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, ऑर्थोबोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। नॉट अ प्रोटोनिक एसिड मतलब ये अपना H+ लॉस नहीं करता है। अगर मैं सपोज इस एसिड को पानी में डाल दूं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड हम किसको कहते हैं, एसिड का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को दे सके। अगर हम अर्हीनियस के अकॉर्डिंग या ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग चले तो अर्हीनियस का स्टेटमेंट या ब्राउनस्टेड का स्टेटमेंट क्या था, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो H+ को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थोबोरिक एसिड है बच्चों ये अपना H+ लॉस नहीं करता है, इसीलिए इसको हम प्रोटोनिक एसिड नहीं कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक रिएक्शन मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, बोरॉन ये जो यहाँ पे 3 OH के साथ लगा है, दिस इज H3BO3। जैसे इसको पानी में डाला गया आप देख सकते हैं यहाँ पे BO नेगेटिव बना रहा था आफ्टर लूजिंग दिस H+ आयन, लेकिन ये रिएक्शन मैंने बोला है कि ये रिएक्शन नहीं होता है। मतलब कहने का ये है बच्चों कि अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डालोगे तो ये अपना H+ कभी भी लॉस नहीं करता है, तो ये रिएक्शन एक्चुअली में होता ही नहीं है। तो एक्चुअली में इसको फिर एसिड हम कहेंगे कैसे फिर, तो देखो ऑर्थोबोरिक एसिड भले ही प्रोटोनिक एसिड नहीं है लेकिन ये एक लुईस एसिड की तरह फंक्शन करता है। और लुईस एसिड बच्चों किसको कहते हैं, लुईस एसिड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम इस ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो वाटर के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह। और इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जो बोरॉन है जिसके पास 3 OH है, बोरॉन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रखा है, लेकिन बोरॉन के पास एक और
ऑर्बिटल खाली भी तो है, क्योंकि बोरॉन के आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल होती है। 4 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल की मदद से उसने 3 बॉन्ड बना लिया, एक ऑर्बिटल उसका खाली रहेगा। तो उसी खाली ऑर्बिटल के अंदर वाटर क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे यहाँ वाटर के लोन पेयर बोरॉन एक्सेप्ट करेगा, तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की वजह से बच्चों क्या होता है, ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंस इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, इसी वजह से यहाँ पे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों प्रिपरेशन मेथड क्या है ऑर्थोबोरिक एसिड का। तो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाने का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बोरैक्स का हम रिएक्शन क्या करते हैं, एसिडिक वाटर के साथ करा देते हैं। बोरैक्स जैसे एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे ऑर्थोबोरिक का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका टेम्परेचर भी आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले H3BO3 ये हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है। जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको याद कैसे रखना है बच्चों इस रिएक्शन को, अब मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा। H3BO3 को जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा दीजिए यहाँ से। एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका लॉस करना है। तो बताइए जब 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेगा, एक बोरॉन एज इट इज रहेगा। और एक ऑक्सीजन को हटाने के बाद कितने ऑक्सीजन बच गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो HbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। HbO2 का नाम जरूर याद रखिएगा, इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। और इसके बाद अगर आप इस मेटाबोरिक एसिड का रिएक्शन 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक करवाते हैं बच्चों, तो फिर से करना क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। आपको 4 मोल लेने हैं HbO2 के, ठीक है, और 4 मोल HbO2 में से एक H2O हटा दो। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन हटा दिया, तो प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2। बोरॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 बोरॉन। एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 8। 8 में से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो कितने बचे यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन बचे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, H2B4O7। इसको हम कहते हैं बच्चों टेट्राबोरिक एसिड। और इस टेट्राबोरिक एसिड को जब फर्दर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीट, इसको रेड हीट भी कभी कभी कहा जा सकता है एग्जाम में। तो जब रेड हीट करते हैं बच्चों, यहाँ से फर्दर एक और वाटर मॉलिक्यूल हटा दो। एक और वाटर मॉलिक्यूल हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन हट गया, एक ऑक्सीजन हट गया, तो क्या बचा, B4O6। B4O6 एक्चुअली में है क्या, इट इज़ 2 मोल ऑफ B2O3। B4O6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मोल ऑफ B2O3। एंड B2O3 ही बच्चों हमारा क्या है, B2O3 को हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखिए, ये हमारा बोरिक एनहाइड्राइड है। और कभी कभार एक एडिशनल स्टेप भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर बोरिक एनहाइड्राइड का बच्चों हम सोडियम या फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम और मैग्नीशियम क्या करता है, बोरिक एनहाइड्राइड को रिड्यूस करवा के और यहाँ पे बोरॉन को रिड्यूस कर देता है बोरॉन के अंदर। मतलब सोडियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ, या मैग्नीशियम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और अपना अपना ऑक्साइड बना देगा और बोरॉन के ऑक्साइड को रिड्यूस करके बोरॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे याद रखना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहले स्टेप में 100 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए, HbO2 बनेगा। दूसरे स्टेप में 150 या 160 में से कोई भी टेम्परेचर आपको दिया जा सकता है। आपको HbO2 के 4 मोल लेने हैं और 4 मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है। और जैसे ही आपको यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा, जिसको टेट्रा बोरिक एसिड कहते हैं, उसको जब रेड हीट आपको कहा जाएगा ना, तो रेड हीट में क्या करना, एक और वाटर मॉलिक्यूल हटा देना। आपको वहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा। और बोरिक एनहाइड्राइड से ही अगर आप उसका रिएक्शन सोडियम या मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, वहाँ पे बोरॉन मिलेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हमने डिस्कस की।
ऑर्थोबोरिक एसिड के कभी कभार उसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है H3BO3 का। ये जो स्ट्रक्चर है ये लेयर जैसा स्ट्रक्चर है, तो कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड हैज लेयर स्ट्रक्चर। और आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये एक ऑर्थोबोरिक एसिड का यूनिट है, इसी तरह से ये आपका दूसरा ऑर्थोबोरिक एसिड का यूनिट है, इसी तरह से ये हमारा तीसरा ऑर्थोबोरिक एसिड का यूनिट है। जितने भी हमारे बोरिक एसिड है बच्चों, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट एक दूसरे के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू एसोसिएटेड है। मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर बच्चों क्या होता है, जो एक H3BO3 है और दूसरे H3BO3 के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड लेयर स्ट्रक्चर में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो लेयर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द formation of hydrogen bonding. The different units are actually existing in case of the different units of H3BO3 are actually associated with each other with respect to hydrogen bond. Hydrogen bonding की वजह से ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा associated होते हैं। एज वेल एज ये हमारा शीट स्ट्रक्चर है बच्चों, लेयर जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा और शीट जैसा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें बोरॉन के हाइड्राइड की, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोरॉन के हाइड्राइड को ही हम बोरेन कहते हैं। अब बोरेन का मतलब स्पेशली बोरेन के अंदर बच्चों हम डाई बोरेन हमारे सिलेबस के अंदर है, तो डाई बोरेन्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, जिसको हम B2H6 भी कहते हैं। तो B2H6 जो है बच्चों, इसको बनाने के कुछ मेथड है जो आपके NCERT में डायरेक्टली दे रखे हैं। इन प्रिपरेशन मेथड को सब लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे BF3 का रिएक्शन LiH के साथ करा के हम B2H6 बना सकते हैं। तो इनको बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, आपको जस्ट इसको मेमोराइज करना है। BF3 LiH के साथ कंबाइन करके B2H6 बना सकता है। BCl3 AlH4 के साथ रिएक्शन करके B2H6 बना सकता है। BF3 का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा के B2H6 बनाया जा सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन I2 के साथ करवा के यहाँ पे B2H6 बनाया जा सकता है। तो ये 4 हमारे मेथड है B2H6 को बनाने का। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। तो B2H6 का बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये जो बोरॉन है, ये जो 2 बोरॉन है और ये जो हाइड्रोजन है, जिनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, ये टोटल 6 एटम्स जो हैं ये सेम प्लेन में मौजूद होता है। जैसे मान के चलिए ये बच्चों मॉलिक्यूल का प्लेन है, ठीक है। तो बोरॉन और बोरॉन, और इससे जो दोनों बोरॉन से जो 2-2 हाइड्रोजन आपके टर्मिनल पोजीशन पे कनेक्टेड है, वो सभी आपको सेम ही प्लेन में मिलेगा। और एक ऊपर वाला जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ये आपको अबव द प्लेन मिलेगा, और नीचे वाला जो हाइड्रोजन बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको बिलो द प्लेन मिलेगा। मतलब मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा कि बोरॉन से 2 हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है और सेकेंड बोरॉन से जो 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है सभी सेम प्लेन में होते हैं। एक ऊपर बोरॉन होता है अबव द प्लेन और एक बोरॉन आपका नीचे होता है बिलो द प्लेन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ BB बॉन्ड कितने हैं या फिर नंबर ऑफ BH बॉन्ड कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, तो सबसे पहला है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो कितने एटम है जो सेम प्लेन में मौजूद है, तो नंबर ऑफ एटम जो सेम प्लेन में मौजूद है ये है आपके पास टोटल 6 एटम्स, ये 3 और ये 3। उसके बाद नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, तो टोटल तो B2H6 के अंदर कितने हाइड्रोजन है बच्चों, टोटल है 6 हाइड्रोजन, बट 2 हाइड्रोजन जो है ये आपके ब्रिज हाइड्रोजन्स है। इनको हम क्या कहेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन्स, जो 2 बोरॉन के बीच में है। और ये जो हमारे साइड वाले हाइड्रोजन्स होते हैं बच्चों, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। तो टर्मिनल हाइड्रोजन टोटल 4 है। ब्रिज हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं बच्चों, 2 हैं। नंबर ऑफ BHB बॉन्ड, किस बॉन्ड को BHB बॉन्ड कहा जा रहा है बच्चों, इस बॉन्ड को। ये जो हमारा बॉन्ड है इसको BHB, एक ये हो गया BHB बॉन्ड और एक ये हो गया।
तो दो बॉन्ड हमारे BHB बॉन्ड है। BHB बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक्चुअली में ये जो टोटल यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, 2 बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, लेकिन कितने टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इन तीनों एटम के बीच में? तीनों एटम के बीच में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी कहते हैं बच्चों। और इसी की वजह से यहाँ पे B2S6 आपका कैसा स्पीशीज होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो अंदर वाला बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये जो आपका बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड के अंदर एक्चुअली में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एटम कितने इन्वॉल्व है इस बॉन्ड को बनाने के लिए? इन दोनों बॉन्ड को बनाने के लिए 3 एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हैं, तो इसलिए इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, बनाना बॉन्ड। तो कितने बनाना बॉन्ड है हमारे पास? 2 बॉन्ड है। और नंबर ऑफ BH बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो नंबर ऑफ BH बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? टर्मिनल वाले, जिनको हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो टर्मिनल वाले बॉन्ड है ना, जहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, एक्चुअली में यहाँ पे एटम भी कितने हैं? 2 एटम हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ, तो इस बॉन्ड के अंदर 2 एटम भी है, एक बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन जो अंदर वाले बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड, ये हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। टोटल कितने एटम है? टोटल 3 एटम है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बच्चों? 2, जिनको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ BH बॉन्ड कितने हैं जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं? तो जितने भी टर्मिनल वाले बॉन्ड है बच्चों, इनमें एटम भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी दोनों के बीच में 2 2 है, तो इसलिए इनको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे बॉन्ड कितने हैं बच्चों? टोटल 4 बॉन्ड है। उसके बाद कभी कभार आप लोगों को बॉन्ड एंगल के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इस बॉन्ड एंगल को जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये जो अंदर वाले बॉन्ड है हमारे, इस बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ, ये बॉन्ड हमारा 97 डिग्री, ये वाला भी 97 डिग्री का होता है। ये बॉन्ड एंगल हमारा 83 डिग्री का होता है, ये वाला भी हमारा 83 डिग्री का होता है। और बाहर वाले जो 2 बॉन्ड है हमारे, ये एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री होते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ ले बच्चों कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं हर बोरॉन यहाँ पे 4 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो स्टेरिक नंबर 4 हुआ, स्टेरिक नंबर 4 हुआ तो दोनों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं, सारे पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एंगल जरूर याद रखिए, बॉन्ड लेंथ याद रखिए। बॉन्ड लेंथ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल वाले बॉन्ड होते हैं बच्चों, टर्मिनल BH बॉन्ड, ये छोटे होते हैं, और जो ब्रिज वाले BH बॉन्ड होते हैं, इनका लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रिज वाले जो बॉन्ड है बच्चों, ये वीक बॉन्ड है। यहाँ पे बच्चों एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इस बॉन्ड को बनाने के लिए? 2, लेकिन है कितना? सिर्फ 1, तो बॉन्ड वीक बना। बॉन्ड वीक बना मतलब लेंथ ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बच्चों क्या है? यहाँ पे एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल भी है बॉन्ड को बनाने के लिए। तो टर्मिनल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने की वजह से ही उसका लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि छोटे लेंथ जो होते हैं बॉन्ड के, बॉन्ड लेंथ छोटा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे B2S6 के केमिकल रिएक्शंस की। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, B2S6 के केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है B2S6 का वाटर के साथ है। वाटर के साथ जब हम B2S6 का रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चों, B2S6 बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्यों रिएक्टिव मॉलिक्यूल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो डेफिशिएंसी होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, एंड इसलिए ये पानी के साथ, मतलब वाटर के साथ और एयर के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो B2S6 बच्चों वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे बनाता है ऑर्थोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। B2S6 का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दे, एयर के साथ करा दे, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल।
Next line is very 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 important. Reaction with ammonia, methylamine, dimethylamine gives unsymmetrical cleavage, but larger amine like ट्राईमिथाइलअमीन, pyridine and CO gives symmetrical cleavage. कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक्चुअली में जो डाइबोरेन होती है उनके साथ दो तरह के उनके स्ट्रक्चर में क्लीवेज हम कर सकते हैं. एक सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है और एक अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है. सिमेट्रिकल क्लीवेज बच्चों हम इसको कहते हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू लाइन, इसके अबाउट अगर मॉलिक्यूल को कट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ वाला जो पोर्शन है और यहाँ वाला जो पोर्शन है इक्वल है. तो सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है मॉलिक्यूल को कट हमें इस तरह से करना है कि दो इक्वल हाफ हमें सिमिलर दिखे. लेकिन अगर बच्चों हम इस तरह के बॉन्ड को क्लीव्ड करें, जहाँ पे रेड लाइन आपको दिखाया गया है उसको गौर से देखिए. अगर मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करोगे तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन रहेंगे और राइट वाला जो पार्ट होगा उसके पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन. तो अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ चुका है इस तरह से बॉन्ड को कट करने के बाद. मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करोगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एटम का. इस तरह के क्लीवेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कहते हैं. तो ध्यान रखना आपको क्या है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कब होता है, जब B2H6 का रिएक्शन आप किस किस के साथ करवाएंगे बच्चों, अमोनिया के साथ कराएंगे, उसके बाद मिथाइल अमीन के साथ कराएंगे और उसके बाद डाइमिथाइल अमीन के साथ कराएंगे. इन तीनों के साथ क्या देखा गया है कि B2H6 अपने अंदर अनसिमेट्रिकल बॉन्ड को क्लीव करता है. मतलब उसके अंदर बॉन्ड का क्लीवेज किसकी तरह होता है, अनसिमेट्रिकल वे में होता है. लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्राईमिथाइल अमीन लेते हैं CH3 होल थ्राइस N, दिस इज ट्राईमिथाइल अमीन, या फिर अगर आप रिएक्शन pyridine के साथ कराते हैं, ये हमारा pyridine है, अगर आप इसके साथ कराते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो इन तीनों के साथ आपका बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, सिमेट्रिकली टूटेगा. तो यही आपको ध्यान में रखना है, कहाँ सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, कहाँ अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा. अब प्रोडक्ट को याद कैसे रखें बच्चों, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दीजिए. अगर बच्चों मैं सपोज B2H6 लेती हूँ, सपोज मुझे कहा जाए कि अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कीजिए, तो अमोनिया के साथ किस तरह का क्लीवेज होगा, जस्ट ऊपर में मैंने कहा अमोनिया के साथ आपको क्लीवेज करना है किस तरह से, अनसिमेट्रिकली. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B2H6 जब अनसिमेट्रिकली क्लीव्ड होगा तो ये इस तरह से 2 यूनिट बना देगा. जिस जगह पे बोरॉन के पास 2 बॉन्ड है उसको प्लस दे दो और जहाँ पे 4 बॉन्ड है उसको माइनस दे दो. क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि बोरॉन बच्चों, बोरॉन की वैलेंसी होती है 3. बोरॉन की वैलेंसी अगर 3 है तो यहाँ पहले वाले यूनिट में बोरॉन के पास 3 से कम बॉन्ड है, तो इसलिए मैंने इसको प्लस दे दिया. और जहाँ सेकेंड वाले यूनिट की बात करें वहाँ पे बोरॉन ने क्या किया है, जितने उसकी वैलेंसी है उससे एक ज़्यादा बॉन्ड बनाया है, तो मैंने उसको माइनस दे दिया. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको BH2 प्लस और दूसरे वाले को BH4 माइनस में कन्वर्ट कर दूंगी. अब यहाँ गौर से देखिए बच्चों, मैंने सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कहा था कि बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है. मतलब 4 से ज़्यादा बॉन्ड बोरॉन कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं बनाएगा. तो यहाँ तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये वाला जो यूनिट है इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट अब नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे बोरॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ 2 बॉन्ड, सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ. तो करना बस इतना है कि बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन तो है, बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से लिख दिया और उसके बाद बोरॉन के पास मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 4. तो 2 बॉन्ड बन चुका है तो 2 और बनाया जा सकता है. तो आप क्या करो, 2 अमोनिया को लेके आ जाओ, एक इस साइड से एक इस साइड से. ये अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पे एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा अमोनिया इस तरफ से बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बोरॉन बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है. अब जस्ट ऊपर मैंने क्या कहा था, याद करो कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल होता है. 4 ऑर्बिटल का मतलब है कि बोरॉन यहाँ पे 2 बॉन्ड जो पहले से बना रखा था, तो 4 में से 2 ऑर्बिटल तो खर्च हो गए इसके, तो कितने ऑर्बिटल बचे, 2 ऑर्बिटल. तो एक ऑर्बिटल यहाँ और एक ऑर्बिटल लेटर से यहाँ है, तो एक ऑर्बिटल में ये वाला अमोनिया इलेक्ट्रॉन देगा और इस ऑर्बिटल में ये वाला अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो इस तरह से बॉन्ड क्या बनेगा बच्चों, BHH और यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3.
ठीक है, दोनों तरफ से एक एक डेटिव बॉन्ड आपका बोरॉन के साथ अमोनिया बना देगा। तो ये हमारा बच्चों कंपाउंड बनेगा जिसके ऊपर प्लस लगा देना और साइड में क्या लिख देना, BH4- लिख देना। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन आपका अमोनिया दिखाता है जब हम उसको डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं। सिमिलर टाइप का रिएक्शन बच्चों मिथाइल अमीन भी दिखाएगा, क्योंकि मिथाइल अमीन भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज भी करेगा। तो अब आपको यहाँ पे अमोनिया की जगह पे सिंपली क्या करना है, सेम रिएक्शन दिखाना है, बट अब अमोनिया की जगह पे बच्चों किसको लिख देना है, मिथाइल अमीन को लिख देना है, CH3NH2। और यहाँ पे भी क्या दिखाना है बच्चों, NH2CH3। इसी तरह से अगर आपको डाई मिथाइल अमीन दे दिया हो, सिमिलर तरह का रिएक्शन दिखेगा। प्रोडक्ट बस लिखना कैसे है आपको, डाई मिथाइल N, और N के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे एक H, और उसके बाद यहाँ पे डेटी बॉन्ड बना दो, और अंदर है एक बोरॉन जिसके पास है 2 हाइड्रोजन, और एक दूसरी तरफ से भी आ जाएगा डाई मिथाइल अमीन। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा बना बच्चों, जब हमने अमोनिया के साथ या मिथाइल अमीन के साथ या डाइमिथाइल अमीन के साथ रिएक्शन किया, तब जाके आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देखिए, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड जब क्लीव्ड होता है तो ये जो बोरॉन है बच्चों, सेंटर वाला जो बोरॉन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन पहले से है, एग्जैक्टली इस तरह से, और 2 यहाँ पे कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने, ये एल। ये एल क्या क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, मिथाइल अमीन हो सकता है, या डाइमिथाइल अमीन हो सकता है। और दूसरा जो यूनिट है बोरॉन का, वो BH4- के फॉर्म में है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम आपका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज में। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज में बच्चों एक कैटायनिक पार्ट है, एक एनायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट कौन सा है, BH2+ वाला, और एनायनिक पार्ट कौन सा है, BH4- वाला। तो इसलिए अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज की वजह से कंपाउंड आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, आयनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम सिमेट्रिकल बॉन्ड को क्लीव्ड करें तो सिमेट्रिकली बॉन्ड किस तरह से क्लीव्ड होगा, तो देखिए, अगर आप B2S6 का रिएक्शन बच्चों अमोनिया के साथ कराते हैं, या मिथाइल अमीन के साथ कराते हैं, या डाइमिथाइल अमीन के साथ कराते हैं, तो हमने क्या देखा कि बॉन्ड आपका अनसिमेट्रिकली क्लीव्ड होगा। और अनसिमेट्रिकली क्लीव्ड में क्या होता है बताइए, एक बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं और दूसरे के पास 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं। जिसके पास 2 हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज, और जिसके पास 4 हाइड्रोजन आता है उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, जिसके पास 4 हाइड्रोजन है, उसको कभी भी अमोनिया के साथ या फिर मिथाइल अमीन के साथ या डाइमिथाइल अमीन के साथ नहीं कनेक्ट करना है, नहीं बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी बोरॉन के चारों बॉन्ड बन चुके हैं और 4 से ज़्यादा बॉन्ड बोरॉन नहीं बना पाता है किसी भी कंपाउंड में। तो इसीलिए जो BH2+ वाला पार्ट है, जहाँ पे बोरॉन के सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, उसी यूनिट को क्या करना है, या तो अमोनिया के साथ, या तो मिथाइल अमीन के साथ, या तो डाइमिथाइल अमीन के साथ आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज की। तो सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज कौन कौन से केस में होता है बच्चों, ट्राई मिथाइल अमीन में, पिरिडिन में, और कार्बन मोनोऑक्साइड में, जैसा कि मैंने ऊपर कहा। अब देखो बच्चों, अगर बॉन्ड को इस तरह से तोड़ोगे, तो इस तरह से तोड़ने से लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, BH3, और राइट वाला पार्ट भी आ जाएगा BH3। ठीक है, मतलब ये दोनों न्यूट्रल ही मिलेंगे आपको। न्यूट्रल क्यों मिलेंगे, क्योंकि जितनी वैलेंसी है बोरॉन की उतने बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, ना उससे कम बना रहा है ना उससे ज़्यादा बना रहा है। अगर उससे कम बनाता तो प्लस, अगर उससे ज़्यादा बनाता तो माइनस दे देते, लेकिन यहाँ पे जितनी उसकी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करेंगे हम, B2S6 का रिएक्शन सपोज आपको कहा जाए कि ट्राई मिथाइल अमीन के साथ करा दीजिए, तो सबसे पहले B2S6 को हम किस में स्प्लिट कर देंगे बच्चों, 2 मोल ऑफ BH3 में, एग्जैक्टली यहाँ पे जिस तरह से हमने सिमेट्रिकल बॉन्ड को क्लीव्ड किया। अब गौर से देखिए बच्चों, ये भी जो बोरॉन है उसके पास 3 बॉन्ड है, मतलब इस 2BH3 को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, BH3 तो दोनों ही बोरॉन के पास 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक एक बॉन्ड और बना सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो बोरॉन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन पहले से है, उसको सिर्फ एक ही बॉन्ड और बना सकता है मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल लेके आएंगे किसका,
ट्राइमिथाइल अमीन का। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, बोरॉन के जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें अपना लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा और डेटी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से कितने मोल प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 2 मोल प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी वही प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी वही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इसके जगह पे क्वेश्चन में सपोज आपको पिरिडिन दे दे, फिर भी सेम रिएक्शन होगा। बस अब यही करना है कि प्रोडक्ट के अंदर अब इसको हटा के इसके जगह पे अब किसको लगा देना है बच्चों, पिरिडिन को लगा देना है, तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। अगर इसके जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम क्या करते, पिरिडिन को हटा दीजिए और पिरिडिन को हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगा दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दीजिए। जिसके जो कार्बन होते हैं उसके पास एक लोन पेयर होता है, वही आपका यहाँ पे बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में डाल के अपना इलेक्ट्रॉन डेटी बॉन्ड बना पाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कब किस तरह के बॉन्ड को क्लीव्ड करना है, और काफ़ी डिटेल में बताया है बच्चों। इसलिए डिटेल में मैंने बताया है क्योंकि आप लोग इसको आसानी से याद रख पाएंगे कंसेप्ट को। अगर कंसेप्ट याद होगा तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आपसे गलती नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट है बच्चों यहाँ पे रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ अमोनिया अंडर डिफरेंट कंडीशन, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल ग्रुप नंबर 13। डाइबोरेन मतलब B2S6, उसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हो तो अलग अलग कंडीशन में बच्चों अलग अलग प्रोडक्ट बना के देता है। सबसे पहले अगर आप B2S6 का रिएक्शन बच्चों अमोनिया के साथ कराते हो, अगर अमोनिया एक्सेस में लिया गया है और रिएक्शन अगर लो टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जैसा रिएक्शन बच्चों ऊपर में मैंने किया था ना, यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन डाइबोरेन का किया था, अमोनिया के साथ डाइबोरेन किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज कर रहा था, अनसिमेट्रिकल, इस तरह से प्रोडक्ट मिलता आपको। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा कब बन रहा था, जब इस डाइबोरेन का रिएक्शन सपोज हमने अमोनिया के साथ किया होता, तो अमोनिया के प्रेजेंस में किस तरह से बॉन्ड टूटता है, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल होता तो ये एल के जगह पे मैं क्या लिख देती अब, अमोनिया, राइट। तो ये जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट बनता है, एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपका कहाँ बनता है बच्चों, जब हम यहाँ पे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं B2S6 और अमोनिया के बीच में, जहाँ पे अमोनिया क्या होता है, एक्सेस में होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला रिएक्शन हमने अमोनिया के प्रेजेंस में B2S6 का करवाया था, ये रिएक्शन आपका तभी होता है B2S6 के साथ जब अमोनिया बच्चों हम एक्सेस में लेते हैं और टेम्परेचर हमारा लो होता है। लेकिन अगर बच्चों अमोनिया को एक्सेस में लिए हो लेकिन लो टेम्परेचर के जगह पे अगर हाई टेम्परेचर में रिएक्शन आप करवाओगे, तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलता है, बल्कि आपको एक कंपाउंड मिलता है बोरॉन नाइट्राइड, जिसको BnX से इंडिकेट करते हैं। और इसको बच्चों यहाँ पे इसका नाम जरूर याद रखिएगा, बोरॉन नाइट्राइड को इनऑर्गेनिक ग्राफाइट भी कहा जाता है। और इनऑर्गेनिक ग्राफाइट का स्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ग्राफाइट जैसा लेयर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद द ग्राफाइट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चों, अगर आप इस B2S6 का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो, किस रेशियो में, अगर यहाँ पे अमोनिया 2:2, यहाँ पे अमोनिया और B2S6 का रेशियो अगर 2:1 है, ठीक है, अगर अमोनिया का और B2S6 का रेशियो अगर 2:1 है और टेम्परेचर आपका हाई है, तो B2S6 और अमोनिया अगर इस रेशियो में हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड मिलता है B3N3H6, जिसको हम कहते हैं बोराजिन। बोराजिन को ही बच्चों एक और नाम से जाना जाता है बोराजोल, और बोराजोल का जो बच्चों स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली बेंजीन जैसा होता है। तो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बेंजीन जैसा है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबको आइडिया होगा ही, रिंग होती है 6 मेंबर और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होती है, और अल्टरनेट पोजीशन पे बच्चों क्या होती है, डबल और सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन, एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा बोराजिन या बोराजोल का होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे बेंजीन में हर एटम यहाँ पे रिंग में कार्बन होता है, लेकिन बोराजिन के अंदर बच्चों अल्टरनेट पोजीशन पे बोरॉन एंड नाइट्रोजन होते हैं, एंड बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड आपका डेटिव होता है बच्चों। इसी डेटिव बॉन्ड की वजह से क्या है, डोनर यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, एक्सेप्टर यहाँ पे बोरॉन होता है। तो जब डेटिव बॉन्ड
को आप हटा देंगे तो सिंपली बोरॉन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि एक डेटिव बॉन्ड जब हम इस तरह से दिखाते हैं, सपोज ए आपका डोनर है, बी आपका एक्सेप्टर है, तो आप सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए के ऊपर प्लस, बी के ऊपर माइनस, ठीक है, डोनर के ऊपर प्लस, एक्सेप्टर के ऊपर माइनस। तो इस बोराजिन के स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन हमारा बच्चों यहाँ पे डोनर है और एक्सेप्टर हमारा बोरॉन है, ठीक है, तो इसलिए बोरॉन पे माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। और लास्ट चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों, इवन दो बोराजिन हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजीन, बट बेंजीन से उसकी रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी, बोराजिन की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेंजीन से कहीं ज़्यादा होती है। जिस तरह का केमिकल रिएक्शन बेंजीन आपका दिखाता है उस तरह का केमिकल रिएक्शन बोराजिन भी दिखाता है, बट जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बोराजिन का बेंजीन के कंपैरेटिवली फास्ट होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि बोराजिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोराजिन के अंदर बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है जो कि पोलार बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल आपका पोलार है, लेकिन बेंजीन क्या होता है, कंप्लीटली नॉन पोलर है। और नॉन पोलर और पोलर के बीच में अगर रिएक्टिविटी की मैं बात करूँ तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल की। सो ऑलवेज रिमेंबर, chemical reactivity of borazine is similar to that of benzene, but reactivity fast होती है borazine में because of its polarity, because of the high difference in electronegativity between boron and nitrogen। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने एक एक पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है और प्लस एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। तो अगर एक बार में आप लोगों को नहीं याद आता है, 2-3 बार इस वीडियो को देखिए। वन शॉट सीरीज़ का बच्चों यही फ़ायदा है कि आप अगर एक ही चीज़, अगर आपको याद नहीं हो रहा है कोई चीज़, आप एक बार उसी वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहे। तो इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में कर रही हूँ, हर एक एक पॉइंट बहुत ही सोच समझ के मैंने बनाया है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इतनी एश्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, आप लोग कर सकते हैं। इतनी गारंटी आप लोगों को दे सकती हूँ कि आप लोगों को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और आप लोगों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अगेन बच्चों, थैंक यू वेरी मच। जो लोग अभी तक मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग देखते आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बट जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस फ्यूचर में मिल सकें। थैंक यू वेरी मच बच्चों।